Hello everyone, myself Deepika and welcome to Numerical Shala. Today we will discuss these four questions which are taken from the Oswald sample paper. और ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे अनसोल्ड सेक्शन का जो फर्स्ट सैंपल पेपर है अनसोल्ड उसके क्वेश्चंस हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अब हम सारे क्वेश्चंस उठाएंगे सैंपल पेपर में से अनसोल्ड पार्ट में से और उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू एज शोन इन द फिगर। भाई देखो ये हमारा अल्फा पार्टिकल है और ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये तो है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो आप इस तरीके से बनाइए कि ये जो चारों ही लाइंस है इनकी जो लेंथ ब्रेड्थ है सब सेम होता है ताकि वो हमें यूनिफॉर्म दिखाई दे। ठीक है, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी। अब इसने कहा है जो अल्फा पार्टिकल है वो मूव ऐसे कर रहा है राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये है हमारा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? द डायरेक्शन इन विच अल्फा पार्टिकल मूव। भाई किस डायरेक्शन, ये अल्फा पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये जो अल्फा पार्टिकल है ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, इनवर्ड आउटवर्ड, किस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आप सोचो कि इसमें हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड अल्फा पार्टिकल मूव्स कर रहे हैं, इट मींस दैट कहीं ना कहीं हमारे करंट की बात हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स तीनों के तीनों को कौन रिलेट करता है, वो वाला फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो भाई वो फॉर्मूला होता है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है कि भाई किसी भी कंडक्टर पे फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? परपेंडिकुलर में। क्या क्या? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड बी और करंट आई किस में होने चाहिए? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई अगर दो भी दे रखे हैं, भाई हमें बी दे रखा है और आई दे रखा है तो हमें इजिली एफ कैलकुलेट कर सकते हैं किस डायरेक्शन में निकलेगा। या हमें एफ दे रखा है, बी दे रखा है तो हम इजिली आई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब अगर हमें कोई भी दो पता हो तो हम तीसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें एक फॉर्मूला भी पता है, मैंने आपको बताया था एफ विच इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। यहां से हम फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं कि भाई कितना है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो हमने बता दी कि हमें किसकी हेल्प से निकलेगा, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब कैसे निकलेगी ये? अब देखो इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन आपसे इसी तरह मिलेगा, मतलब एकदम डायरेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल दे रखा है तो भाई अल्फा पार्टिकल तो होता है पॉजिटिवली चार्ज, इसके पास ये वाला चार्ज होता है +2e। जबकि आप जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। और उसमें आप फ्लो ऑफ द चार्ज किसका लेते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। मतलब कि जहां अल्फा पार्टिकल मूव्स कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करेंगे? उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो मतलब अगर मैं बनाऊं तो ये क्या बनेगा? ये तो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। ठीक है, ये तो हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बी। अब अल्फा पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव किस डायरेक्शन में करेंगे? डाउनवर्ड में। भाई इससे अपोजिट है ना, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली। तो ये कहाँ मूव करेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब फोर्स निकालो, क्या रह गया? बस सिंपल है, मैंने आपको बताया था सीबीआई सबको याद रहता है, एफबीआई याद कर लो। एफबीआई कैसे? ये देखो एफबीआई कैसे लर्न करोगे भाई? एफ बी आई, एफ बी आई। एफ क्या है? ये हमारा थंब शो कर रहा है। बी मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर और ये सेकंड फिंगर आई करंट। तीनों को परपेंडिकुलर लो। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन में लेते हैं। देखो
ये है बी मैग्नेटिक फील्ड, तो एफ बी आई, तो बी मैग्नेटिक फील्ड तो सही है, सेम डायरेक्शन में है। आई क्या है, डाउनवर्ड में है, आई देखो डाउनवर्ड में है, तो ये अंगूठा कहाँ आ रहा है, फोर्स ऑन दिस कंडक्टर कहाँ आ रहा है, देखो बाहर की तरफ, आउटवर्ड, तो हम क्या कह देंगे, डायरेक्शन हमारी क्या होगी, आउटवर्ड होगी, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। मतलब कि जो फोर्स लगेगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, फोर्स उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में लगेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। यही हमें बताना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहा है कि स्टेट वेदर एन अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन बी मैग्नेटिक फील्ड में, वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर ये अल्फा पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, if it is placed in that field at rest। कि भाई अब ये अल्फा पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल नॉट मूविंग, मूव ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, तो क्या अब उसके ऊपर फोर्स एक्टिंग होगी। तो ध्यान से सोचो भाई, फोर्स कब लगती है, फोर्स जब लगती है जब करंट फ्लो होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहाँ पे तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा क्योंकि पार्टिकल मूव ही नहीं करे। भाई करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज, आई क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब ये चार्जेस का फ्लो होना जरूरी है, अगर यहाँ चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहे, मतलब उनकी वेलोसिटी ही जीरो है, तो फोर्स एक्टिंग भी उनपे क्या होगी, जीरो होगी। क्यों, क्योंकि भाई हमें फॉर्मूला पता है कि भाई F विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा, आई क्या होता है, करंट, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और यहाँ पे तो चार्ज फ्लो हो ही नहीं रहे, चार्ज कहाँ है, स्टेगनेंट है, एक जगह पे रुके हुए हैं, रेस्ट पे है, इट मीन्स दैट उनकी वेलोसिटी जीरो है। अगर वो रुके हुए हैं तो उनपे फोर्स भी क्या लगेगी, जीरो लगेगी। आई होप आपको ये चीज बड़ी अच्छे से क्लियर हुई होगी। इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था, फर्स्ट पार्ट ये पूछा हुआ था कि भाई डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बताओ किस डायरेक्शन में लगेगी, तो हमने यहाँ पे बता दी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या है, आउटवर्ड। ठीक है, सेकंड में अगर अल्फा पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहे तो उसमें फोर्स कितनी लगेगी, तो जीरो फोर्स लगेगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से। बस फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो की पॉइंट था भाई वो ये था कि हमें जो करंट की डायरेक्शन लेनी थी वो अपोजिट लेनी थी टू द डायरेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अगर हम अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन में ही करंट ले लेते तो तब भी आप लगा के देखना यही एफ बी आई, तो आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो आती वो इनवर्ड्स आती, मतलब आपके प्लेन के अंदर की तरफ आती, तो वो गलत हो जाता। ठीक है, अभी हमारी कहाँ है, आउटवर्ड्स टू द प्लेन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज रेटिंग 750 वाट और 220 वोल्ट। ठीक है, वाट आते ही हमें समझ में आ गया भाई, पावर दे रखी है 750 वाट। ठीक है, ध्यान रखना पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। सेकंड, हमें V दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। ठीक है, देन हमसे क्या पूछा है, करंट रिक्वायर्ड एंड इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज इन यूज्ड। अब हमें इस जो हमारे पास आयरन है उसमें करंट I की वैल्यू बतानी है और R की वैल्यू बतानी है कि अगर हम इसको यूज में लेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस कितना लगेगा और करंट कितना रिक्वायर्ड होगा। सिंपल है भाई, देखो P दे रखा है, V दे रखा है, जैसे ही पावर की बात आ जाए आपको सबसे पहले पावर का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, पावर विच इज इक्वल टू VI। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले से आप दो और फॉर्मूले बना सकते हो, वो भी अभी बताऊंगी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो हमें I निकालना है, तो I को हम इस तरफ ले आते हैं, तो I विच इज इक्वल टू P बाई V लिख सकते हैं। P की वैल्यू कितनी दे रखी है 750 और V की वैल्यू 220, कट जाएगा, इसको भी सोल्व कर लो, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, I विच इज इक्वल टू 75 बाई 22 एम्पियर। भाई इसको सोल्व कर सकते हैं ना हम, ये हमारी I की वैल्यू आ गई। सेकंड क्या पूछा है, R की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब सोचो कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें करंट भी यूज होता है, जिसमें रेजिस्टेंस भी यूज होता है, तो ये होता है हमारी ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले में, कौन सा, V विच इज इक्वल टू I इंटू R। तो क्या हमें I पता है, बिल्कुल पता है भाई, R हमें निकालना है और V भी हमें दे रखा है 220। चलो वैल्यू पुट करो, R विच इज इक्वल टू V बाई I, तो R विच इज इक्वल टू V कितना है 220
और आई कितना है भाई 75/22, इसको सोल्व कर लो। 220/1 इंटू 22/75, ये सोल्व होके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी किस में आएगी, ओम में आएगी। भाई इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ओम में आ जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लो, मैथमेटिकल है, ये जो वैल्यू आएगी ओम में आएगी। अब हमारा ये बनता है कि भाई इस फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले और कैसे डेराइव कर सकते हैं। इजी है, कैसे, देखो हमें पता है ओम्स लो। ओम्स लो क्या कहती है, V विच इज इक्वल टू आई आर। तो क्या हम V की जगह आई आर पुट कर दे, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। ये क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पे सोल्व हो गया, हमें यहाँ पे I की वैल्यू भी पता चल गई, I की वैल्यू 75/22 एम्पियर, और हमें यहाँ R की वैल्यू भी पता चल गई। R की वैल्यू कितनी आई, 220 इंटू 22/75। इसको सोल्व कर लो भाई, थोड़ा इजी हो जाएगा और पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी। तो करो सोल्व, तो ये आ गया 75/22, तो 3 जहाँ पे चले गए 66, 15 में से 9 पॉइंट लग जाएगा 90, तो 4 पे चला जाएगा ये 88। तो हम ये लिख दे अप्रोक्स वैल्यू हमारी कितनी आई 3.4 एम्पियर। कितनी आई 3.4 एम्पियर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू, अब यहाँ पे 3.4 ही रखो भाई, ये वाली जो वैल्यू आई है ना 220 इंटू 3.4, पॉइंट को हटाया तो 10 लगा दिया, 0 से 0 चला गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 34 को 22 से, तो कितना हो गया भाई ये हो गया 8, 14 और 7, 748 ओम के आसपास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, इजी था क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड था, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए था, हमें पता था भाई फॉर्मूला क्या होता है, पावर का VI होता है, वहां से हमने I निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना था, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है कि भाई ओम्स लॉ कहता है V विच इज इक्वल टू IR। भाई पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता है, यहाँ से करंट की वैल्यू अभी निकाली थी, अभी निकाल के हमने इसको सोल्व कर दिया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये ध्यान से समझो, कई बार ना ऑप्शनल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पावर के आपके पास 4 फॉर्मूले होंगे, 4 फॉर्मूले दे देगा, इसमें से कहेगा इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, या फिर कहेगा डेराइव द फॉर्मूलाज ऑफ पावर, पावर के जितने भी फॉर्मूला है सबको डेराइव करो। तो चलो देख लेते हैं कैसे डेराइव होंगे, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए हम इसको यहाँ पे कवर करेंगे। देखो पावर विच इज इक्वल टू VI, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब हमें पता है V विच इज इक्वल टू IR होता है, क्योंकि हमने ओम्स लॉ से पढ़ा, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया P विच इज इक्वल टू I इंटू R इंटू I, तो क्या हो गया I स्क्वायर R, सेकेंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो I की जगह V/R भी तो लिख सकते हैं। अब हम I की जगह V/R भी तो लिख सकते हैं, तो पावर विच इज इक्वल टू VI, तो पावर विच इज इक्वल टू V इंटू V/R, तो क्या हो गया V स्क्वायर बाय R। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए जो हमें यहाँ से पावर के बारे में डिफाइन करते हैं कि भाई पावर क्या होती है। फर्स्ट पावर विच इज इक्वल टू VI, सेकेंड पावर विच इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और थर्ड पावर विच इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, या बेसिकली आप बस इसको याद रखो, बाकी तो 2 आप डेराइव कर ही सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अपनी कंसेप्ट जो आपने पढ़ रखे हैं उसको रिवाइंड करना पड़ेगा। 2 students were playing in 2 magnets and they observed the magnets were sometime attracting and sometime repelling। भाई उनके पास 2 मैग्नेट थे, अब वो देख रहे हैं कभी तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी वो रिपेल कर रहे हैं। देन दे गो टू देयर फिजिक्स फैकल्टी। अब वो फिजिक्स फैकल्टी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर ये मैग्नेट कभी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी रिपेल कर रहे हैं। तो फिजिक्स फैकल्टी का जो टीचर होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है और वो उनको ये डायग्राम बना के देता है। कौन सा डायग्राम, देखो ध्यान से, ये है P और ये है भाई हमारा Q। ठीक है, और जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है। ये दे रखी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अब हमसे पूछा है कि आप आइडेंटिफाई करो P और Q क्या है। क्या है भाई P और Q क्या है। सेकेंड चीज है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है भाई, ध्यान से समझो भाई, जब कोई भी बार मैग्नेट होता है, ठीक है,
ये बार मैग्नेट है, इसके अंदर दो पोल लगा लो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कि जो मैग्नेटिक लाइन है वो इमर्ज कहां से करेगी, नॉर्थ पोल से, और कन्वर्ज कहां करेगी, साउथ पोल। इमर्ज मतलब निकलेगी बाहर नॉर्थ पोल से और अंदर किसके आएगी, साउथ पोल के। अब इनसाइड टू द मैग्नेट क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आएगी, साउथ टू नॉर्थ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्लोज्ड कर्व बन गई। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्या बनाती है, क्लोज्ड कर्व बनाती है। आउटसाइड कहां जाती है, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कहां जाती है, साउथ टू नॉर्थ। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो आंसर हमने बता दिया सेकंड वाले पार्ट का कि भाई बार मैग्नेट के अंदर इनसाइड द बार मैग्नेट कहां जा रही है, साउथ टू नॉर्थ जा रही है। ठीक है, अब ये तो बी पार्ट का हो गया आंसर। ए पार्ट अब हमें पी और क्यू बताने। ध्यान से देखो, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है, एरो जो है वो इस ऐसे है, तो बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है मतलब इमर्ज हो रही है। यहाँ P से भी बाहर निकल रही है और Q से भी बाहर निकल रही है। इट मीन्स दैट बोथ P और Q यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्थ पोल। हमने अभी अभी बताया था कि नॉर्थ पोल से क्या करेंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज करेंगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगी, इमर्ज, और कन्वर्ज कहां करेगी, साउथ पोल में। साउथ पोल में क्या करेगी, कन्वर्ज। ठीक है, साउथ पोल में क्या करेंगी, कन्वर्ज। तो सिंपल था, ये हमने कर दिया। अगर ऐसे दे देता क्वेश्चन को कि भाई ये जो एरो है ये इनकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती, तो क्या करते आप, सारी डायरेक्शन हमारे पास ऐसे होती। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, ये इनसाइड टू द इनसाइड आ रही है, ये जितनी भी एरोज हैं ये इनसाइड आ रही है। ये देखो अंदर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है तो हम क्या कहते थे, पी और क्यू क्या है, साउथ पोल है, कन्वर्ज हो रही है। जब साउथ के अंदर जा रही है तो इट मीन्स दैट ये पी और क्यू क्या है, साउथ पोल है। अगर बाहर जा रही है तो आपको एरो उनसे इस तरफ दिखाई देगा, अगर अंदर आ रही है तो ऐसे दिखाई देगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखोगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इनसाइड जाएगी साउथ टू नॉर्थ और हमेशा क्या बनाएगी, क्लोज लूप बनाएगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्या बनाएगी, क्लोज लूप बनाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने वापस से आपके लिए क्या लिया है, एक रेजिस्टेंस का लिया है, क्योंकि ये 3 मार्क्स का पक्का आएगा ही और आपको ये इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप फटाक से ये 3 मार्क्स बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। देखो क्या है, एक बार सर्किट बना लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। यहां से भी आपको दिख रहा होगा वैसे तो। देखो हमने यहाँ पे एक बैटरी बनाई है, ठीक है, उसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ भी बना है, फिर यहाँ हमने एक एमीटर लगा दिया है, फिर यहाँ हमने एक की लगा दिया और की क्या है हमारी, क्लोज है। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव, और यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया है, एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक है, तो ये है भाई वैल्यू R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। हमें बतानी है इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन दैट सर्किट। कैसे निकालेंगे भाई, देखो अपना तो वही एक चीज, हमारा एक ही पॉइंट है कि हमें करंट फ्लो करा के देखना है। करंट फ्लो करा के देखो, जहां करंट बट गया मतलब पैरेलल में है, जहां नहीं बटा मतलब सीरीज में है। सिंपल है। देखो आप यहां से चलो, पॉजिटिव टर्मिनल है मतलब करंट ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, मतलब R1 के अक्रॉस तो आई करंट फ्लो हो रहा है, बट इस पॉइंट पे जाके करंट को दो डायरेक्शन मिल गई, I1 I2, ये दो डायरेक्शन मिल गई। अब हमें क्या समझ जाना चाहिए, इन दोनों आर्म्स में करंट बट गया मतलब ये दोनों किस में जुड़ी हुई हैं, पैरेलल में जुड़ी हुई है। किस में जुड़ी हुई है, पैरेलल में। अब देखो I2 R2 के अक्रॉस गया, फिर I2 ही यहाँ पे R3 के अक्रॉस जा रहा है। ध्यान से देखो I2 ही, क्योंकि I2 को दूसरा कोई पाथ नहीं मिल रहा, I2 ही R2 और R3 के अक्रॉस जा रहा है। इट मीन्स दैट R2 और R3 किस में कनेक्ट है, सीरीज में। R2
एंड R3 किस में कनेक्ट है, सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट है तो भाई सबकी वैल्यू जो है वो 3 ओम है। R1, R2, R3, R4, R5 सबकी वैल्यू 3 ओम है। तो कनेक्ट करो RS विच इज इक्वल टू 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6 ओम। तो भाई क्या इन दोनों की जगह मैं एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं? इन दोनों को रब करके यहाँ पे एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। चलो ठीक है, ये लो भाई, इन दोनों की जगह मैंने यहां पे लगा दिया एक 6 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो इस वाली आर्म में I2 और इस वाली आर्म में I1, मतलब करंट बट रहा है, मतलब R4 और 6 ओम। R4 की वैल्यू है यहाँ पे 3 ओम। ये 3 ओम और ये 6 ओम किस में कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है। तो इन दोनों का आप इक्विवेलेंट निकाल लो। 1/R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 प्लस में 1, 3/6 मतलब 1/2। मतलब यहाँ पे हमें जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिली वो 2 ओम मिली। तो भाई इन दोनों को रब करके मैं इनकी जगह पे क्या लिख दूं, 2 ओम रेजिस्टेंस, है ना। अब ले भाई, ये मैंने इसको यहां से रब कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ये लो, अब देखो करंट I यहां से जा रहा है, I ही यहां से गया, I ही यहां से गया, I यहां से जा रहा है, I ही यहां से जा रहा है। इट मीन्स दैट करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा। मतलब R1 और ये 2 ओम और R5 किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो R फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 प्लस 2 ओम प्लस R5। R1 और R5 की वैल्यू कितनी है भाई, 3 ओम, सबकी 3 ओम है। तो 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम कितना हो गया भाई, ये 8 ओम। दिस इज योर आंसर। तो हमने क्या किया इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने करंट डिवाइड करके देख लिया। जहां करंट डिवाइड हो रहा है पैरेलल में है और अपना एक एक पार्ट उठाते गए, सोल्व करते गए, लास्ट में हमें ये सिंपल सी सर्किट मिल गई जिसमें हमें समझ में आ गया करंट आई कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा। इट मीन्स दैट R5 2 ओम और R1 किस में कनेक्ट है, ये हमारे सीरीज में कनेक्ट है। तो जो हमारी R फाइनल वैल्यू आई है वो कितनी आई, 8 ओम आई। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आपको ये जितने भी कंसेप्ट मैंने इसमें बताए हैं चारों क्वेश्चंस में वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अच्छे से इन जो भी कंसेप्ट को बताया गया है नोट डाउन करके देख लीजिए और जो भी कंफ्यूजन है बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।